Okay, dear friends, let us start the very next chapter. That is the third head of income and the last head of income that we are supposed to do. Salary or house property तो syllabus में है नहीं. Third head of income for us is income from other sources. आवाज बंद. IFRS 4 सेक्शन 56, 57, 58, 59 और सेक्शन बोले तो 56 इज ऑल अबाउट कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, 57 इज ऑल अबाउट कौन से खर्चे माइनस हो सकते हैं, 58 इज ऑल अबाउट डिस अलाउंसेस, 59 इज लाइक डिम्ड इनकम, पहले डिडक्शन लिया अब उसकी रिकवरी हो रही है. चार सेक्शन, चारों के नंबर भी हो गए. 56 इनकम, 57 डिडक्शन, 58 डिस अलाउंस, 59 डिम्ड इनकम. छोटा सा हेड है पर एक ऐसा हेड है जो हर जगह पे कहीं ना कहीं काम में आएगा. छोटे छोटे पॉइंट से बना हुआ हेड है. दो टॉपिक इसके सबसे इंपॉर्टेंट, एक डिविडेंड इनकम, दूसरा गिफ्ट इनकम. बाकी सब छोटे छोटे पॉइंट. किसी भी हेड का सबसे पहला सेक्शन ऑलवेज क्या होता है, बेसिस ऑफ चार्ज, व्हिच इज ओवर हियर 56 सबसेक्शन 1. तब कोई भी इनकम आईएफओएस में टैक्सेबल होगी. फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट अ डस्टबिन जो कहीं पे भी नहीं आया वो आईएफओएस, ऐसा नहीं. पहले तो कोई भी चीज आपकी इनकम की डेफिनेशन में होनी चाहिए. अगर कोई चीज आपकी इनकम की डेफिनेशन में ही कवर नहीं हो रही है तो वो इनकम ही नहीं है, वो आईएफओएस में भी नहीं जाएगी. दूसरी चीज, कुछ ऐसी भी इनकम है जो भले बिजनेस की लगे, कंपलसरी कहां पे टैक्सेबल होती है, आईएफओएस. तो इसका भी खुद का इंपॉर्टेंस है यार, ये डस्टबिन नहीं है. नाउ व्हाट इज द थ्री कंडीशंस ऑफ बेसिस ऑफ चार्ज. बोला देयर शुड बी एन इनकम. पहले तो इनकम होनी चाहिए. इसका मतलब ये कि भाई इनकम की डेफिनेशन में वो चीज कवर्ड होनी चाहिए. यहां पे ब्रैकेट में लिखो दैट इज कवर्ड अंडर 2 क्लॉज 24. कवर्ड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 24. अगर ये 224 में ही कवर्ड नहीं है तो आईएफओएस में भी नहीं आएगा. दूसरा कंडीशन, इट शुड नॉट बी एग्जम्प्टेड अंडर 10 to 13B. एग्जम्प्ट नहीं होनी चाहिए. एग्जम्प्ट इनकम का कोई हेड नहीं होता. तो इट इज नॉट लाइक कि जो एग्जम्प्ट इनकम है वो डिस्क्लोजर आईएफओएस में देना होता है, और उसका कोई हेड ही नहीं होता, वो अलग स्केड्यूल होता है. एंड प्लस दैट इनकम शुड नॉट बी कवर्ड बाय एनी अदर हेड. डबल टैक्सेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, वो तो सिंपल सी बात है. सेम लाइक पीजीबीपी, आईएफओएस की इनकम भी कब टैक्सेबल होती है, एज पर मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलोड बाय एसएससी. सेक्शन है 145. सेक्शन 145 जो बोलता है कोई भी आईएफओएस इनकम टैक्सेबल होगी मेथड ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से. यहां पे सिर्फ ऐसा लिख दो, एक्सेप्ट सेक्शन 8 कॉमा सेक्शन 145B, जो आगे जाके देखेंगे बाद में. एक्सेप्ट सेक्शन 8 कॉमा सेक्शन 145B. इस मेन सेक्शन के दो एक्सेप्शन है ये. तो सेक्शन 145 जनरल बोलता है कि आईएफओएस की इनकम मेथड ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से टैक्सेबल करो. पर सेक्शन 8 इज फॉर डिविडेंड इनकम, 145B इज फॉर कंपलसरी एक्विजिशन का इंटरेस्ट, जो अलग अलग तरीके से टैक्सेबल होता है, जो बाद में देखेंगे. अभी एक ओवरऑल लिस्ट देखते हैं कि हम लोग इस चैप्टर में कौन सी इनकम देखने जा रहे हैं. इट इज जस्ट अ समरी, नॉट अ डिस्क्रिप्शन. बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है आईएफओएस का 56 सबसेक्शन 2. सबसे लंबा सेक्शन माना जा सकता है, ढेर सारी चीजें इसमें. विच आर द इनकम टैक्सेबल अंडर आईएफओएस. एक के बाद एक लिस्ट देखते हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिविडेंड इनकम. कोई भी तरीके का डिविडेंड कहां पे टैक्सेबल होता है, आईएफओएस. उसके बाजू में ट्रिपल स्टार जो लगाया है उसका मतलब नीचे लिखा है ऑलवेज टैक्सेबल अंडर आईएफओएस, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी नोटेड ओवर हियर. डिविडेंड इनकम, आप शेयर ब्रोकर हो, आप शेयर ट्रेडर हो, आपके लिए शेयर स्टॉकिंग ट्रेड है, तो भी उसका डिविडेंड कहां पे टैक्सेबल होगा, आईएफओएस. क्योंकि एक्ट ने ऐसा नहीं बोला इफ नॉट चार्ज इन अदर है, बोला डिविडेंड यानी कंपलसरी आईएफओएस. उसके बारे में डिटेल में बाद में देखते हैं. दूसरा, कैजुअल इनकम. कोई भी ऐसी इनकम जो लक बाय चांस से कमाई, मेहनत के बिना, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, कार्ड गेम, अदर गेम, गैम्बलिंग, बैटिंग, ऑनलाइन गेमिंग, ये सारी इनकम कहां पे टैक्सेबल होगी, आईएफओएस. ये भी ट्रिपल स्टार, ऑलवेज टैक्सेबल अंडर आईएफओएस. आप बोलो मैं तो कसिनो में हर रोज जाता है, मेरा बिजनेस ये जुगाड़ खेलना नहीं, तो भी आईएफओएस. तो भी कहां पे जाएगा, आईएफओएस. तीसरा, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, डिबेंचर इंटरेस्ट, बॉन्ड इंटरेस्ट, एफडी इंटरेस्ट, इफ नॉट टैक्स इन पीजीबीपी. अब यहां पे ब्रैकेट में ऐसा बोला है एक्ट ने, इसका मतलब इंटरेस्ट अगर बिजनेस के रिगार्डिंग है तो पहला प्रेफरेंस किसको देने का, पीजीबीपी को. अगर वो बिजनेस का नहीं है तो कहां पे जाएगा, आईएफओएस. लेटिंग चार्जेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, इफ नॉट टैक्स इन पीजीबीपी. प्लांट मशीनरी भाड़े पे देना बिजनेस है तो पीजीबीपी. प्लांट मशीनरी भाड़े पे देना बिजनेस नहीं है तो कहां पे जाएगा, वो रेंटल इनकम, आईएफओएस. व्हाई इट कांट गो अंडर हाउस प्रॉपर्टी.
बिकॉज देयर इज नो बिल्डिंग, बिल्डिंग नहीं है ना वहां पे कोई, तो वो प्लांट मशीनरी आईएफओएस में ही आएगी, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगी. इनकम फ्रॉम लेटिंग प्लांट मशीनरी और फर्नीचर अलॉन्ग विथ बिल्डिंग इफ नॉट टैक्स इन पीजीबीपी या हाउस प्रॉपर्टी. ओके, हम लोग है ना एक चीज समझेंगे. एक्चुअली हाउस प्रॉपर्टी का टॉपिक है, वो तो अभी सिलेबस में रहा नहीं, तो यहाँ पे ही समझा देता हूँ. मान लो आज मैं अपनी फैक्ट्री भाड़े पे देता है. चलो, फैक्ट्री भाड़े पे देना और उसमें से रेंटल चार्जेस मिलना, कौन से हेड की इनकम हुई? हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी के आईएफओएस. फैक्ट्री को रेंट पे देना और उसमें से रेंट आना, हाउस प्रॉपर्टी. इट इज अ कमर्शियल बिल्डिंग, बट हाउस प्रॉपर्टी इंक्लूड कमर्शियल बिल्डिंग ऑल्सो. यू आर नॉट डूइंग बिजनेस फ्रॉम दैट. तो फैक्ट्री आपके लिए क्या हो गई? हाउस प्रॉपर्टी. हाउस प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम कहां पे टैक्सेबल होनी चाहिए? हाउस प्रॉपर्टी. तो ये तो हाउस प्रॉपर्टी. पर मान लो इस फैक्ट्री के साथ मैंने उसके अंदर प्लांट एंड मशीनरी भी रेंट पे दे दी. नाउ इट इज अ कॉम्पोजिट रेंट. कॉम्पोजिट रेंट क्या बोलता है? आज मैं किसी फैक्ट्री को भाड़े पे दे रहा हूं और मैंने तय किया कि भाई 17,000 इज द रेंट, जिसमें 15,000 इज द रेंट ऑफ द फैक्ट्री, 2,000 इज द रेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, वेयर इट विल एक्चुअली टैक्सेबल. तो ये जो 15,000 की फैक्ट्री का रेंट है ये जाएगा हाउस प्रॉपर्टी, पर ये जो 2,000 प्लांट एंड मशीनरी का रेंट है ये कहां पे जाएगा? आईएफओएस. पर व्हाट इफ मैं आज फैक्ट्री को रेंट पे देता हूं अलॉन्ग विथ प्लांट एंड मशीनरी विथ 17,000 विदाउट एनी फर्दर बाइफर्केशन. कोई बाइफर्केशन ना करूं, पूरा 17,000 ऐसे ही रेंट चार्ज कर रहा हूं, फैक्ट्री प्लस प्लांट एंड मशीनरी, पूरा आईएफओएस. नथिंग विल गो अंडर हाउस प्रॉपर्टी. If you can't separate the rent of the building, you can't tax anything in the house property. सेक्शन 56 ने कंसेप्ट दिया कंपोजिट रेंट. कंपोजिट रेंट का ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना भी है एग्जाम के लिए. कंपोजिट रेंट क्या बोल रहा है? अगर प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, सर्विसेज विथ हाउस प्रॉपर्टी, इफ रेंट कैन बी सेपरेटेड, तो जो बिल्डिंग का रेंट है वो जाएगा हाउस प्रॉपर्टी, पर जो अदर रेंट है या अदर चार्जेस है वो जाएगा आईएफओएस. बट इफ दिस रेंट can't be separated to fully under IFOS. So composite rent means plant machinery furniture या services with house property. Rent can be separated. तो बिल्डिंग का रेंट हाउस प्रॉपर्टी, अदर रेंट या अदर चार्जेस आईएफओएस. अगर रेंट कांट बी सेपरेटेड तो इट विल गो फुल्ली अंडर आईएफओएस. मैं ना इसे इंटर में बोलता था हमेशा स्टूडेंट्स को, छोटी सी चीज कि हाउस प्रॉपर्टी एक शुद्ध हेड है, इसके अंदर अशुद्धियां नहीं जानी चाहिए. अशुद्धियां यानी दूसरी चीजों का रेंट. अगर आप अशुद्धियों को अलग नहीं कर सकते तो पूरा रेंट ही हाउस प्रॉपर्टी के बाहर रखने का, वो हाउस प्रॉपर्टी में एंटर ही नहीं करने देने का. तो अगर आप दूसरी एसेट को अलग ना कर सको, पूरा अदर सोर्सेस. अच्छा, आईएफएस ऐसा फिक्स नहीं है. अगर यही चीज मेरा बिजनेस होता तो पीजीबीपी. तो अगर ये मेरा मेन बिजनेस है तो पीजीबीपी. यहाँ पे लिख भी देना इफ नॉट अ बिजनेस. आई होप ये आप लोगों ने कहीं ना कहीं लिख दिया है. इस चीज को किस तरीके से पूछा जा सकता है, टू बी वेरी फ्रैंक, हाउस प्रॉपर्टी आपके सिलेबस में नहीं है. दैट डजंट मीन कि हाउस प्रॉपर्टी पे वो लोग कुछ भी नहीं पूछेंगे. वो लोग सिंपली इतना तो पूछ ही सकता है कि किसी की हाउस प्रॉपर्टी रेंटल की इनकम है. लेट्स से 1 लाख रुपीज पर मंथ इज द रेंटल इनकम ऑफ अ कंपनी.
बिल्डिंग से रेंटल इनकम आई। अब इसका इतना तो आपको इंटर के हिसाब से याद रहना चाहिए कि हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा 1 लाख इंटू 12, 12 लाख की रेंटल इनकम माइनस 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। बाकी का क्या करने का, हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल। पॉइंट कैसे पूछा जाएगा, 1 लाख रुपीज पर मंथ इज अ रेंटल इनकम ऑफ अ बिल्डिंग विच इंक्लूड 10,000 विद रेंट ऑफ द फर्नीचर। बोलो, एडजस्टमेंट सिंपल है। 1 लाख रुपीज पर मंथ एज रेंटल इनकम ऑफ बिल्डिंग विच इंक्लूड 10,000 रेंट फॉर फर्नीचर। क्या इंपैक्ट दोगे, अल्टीमेटली टोटल इनकम क्या होगी। तो अगर 1 लाख रुपया पर मंथ आपकी रेंटल इनकम है जिसमें से 10,000 फर्नीचर का रेंट है, तो यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी के अंदर रेंट कितना आएगा, 90,000 पर मंथ, जिसमें से 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा। जबकि बाकी का जो 10,000 पर मंथ है वो कहां पे जाएगा, आईएफओएस, वहां पे 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं है। तो ये चीजें याद रखनी है कि आपको 30% वाला पॉइंट में से माइनस करके आईएफओएस में ऐड करने का, और सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी में 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन लेने का, ऐसा कंसेप्ट आ सकता है एग्जाम में। ओके, आगे। Any sum received under Keyman insurance policy, if not taxed in salary or PGBP। मैंने पीजीबीपी में कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी वाला एक छोटा सा पॉइंट बताया था। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी टैक्सेबल होती है। अगर वो एम्प्लॉयर को मिलती है तो पीजीबीपी इनकम, एम्प्लॉय को खुद को मिले तो सैलरी की इनकम, पर अगर उसके रिलेटिव को मिला तो कहां पे जाएगा, आईएफओएस। तो आईएफओएस में कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी कब आएगी, जब किसको मिला है, रिलेटिव को मिला। दिस पॉइंट इज देयर फॉर रिलेटिव्स। अच्छा, 9th पॉइंट, सम ऑफ मनी और प्रॉपर्टी रिसीव विदाउट कंसिडरेशन और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, जिसे हम प्यार से बोलते हैं गिफ्ट इनकम, वो भी ऑलवेज कहां पे टैक्सेबल होगा, आईएफओएस। जरूरी नहीं है, गिफ्ट 3 लोगों से मिल सकती है, मैंने बोला था ये पहले। एम्प्लॉयर से मिले सैलरी, कस्टमर या सप्लायर से मिले बिजनेस बेनिफिट बोल के पीजीबीपी, एनी अदर पर्सन से मिले तो गिफ्ट इनकम बोल के आईएफओएस। तो ये याद रखना, अगर एम्प्लॉयर से मिलता है तो वो प्रीक्विजिट हो जाता है, सप्लायर कस्टमर से मिलता है तो बिजनेस बेनिफिट हो जाता है, एनी अदर पर्सन से मिले तो जाके वो गिफ्ट इनकम बोला जाता है। देन इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कंपनसेशन और एनहांस कंपनसेशन। जैसे कोई भी प्रॉपर्टी अक्वायर हो गई तो उसका कंपनसेशन तो कैपिटल गेन में जाता है, पर उसका इंटरेस्ट ऑलवेज कहां पे आता है, आईएफओएस, ऑलवेज आईएफओएस। शेयर प्रीमियम इन एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू, अनलिस्टेड कंपनी मेनली अपने शेयर जब इश्यू करती है तो मार्केट वैल्यू जितना ही कर सकती है। अगर मार्केट वैल्यू के ऊपर अगर प्राइस चार्ज करती है तो जो एक्सेस प्राइस मिला वो कहां पे टैक्सेबल होगा, आईएफओएस। वो हम पढ़ेंगे आगे। फिर अगर मान लो आज मैं किसी कंपनी का एम्प्लॉय है, लेट्स से टाटा लिमिटेड का एम्प्लॉय है, और रिलायंस मुझे बोल रहा है कि तू टाटा छोड़ के रिलायंस में आ जा, हम तेरा सैलरी हाइक करके देंगे, प्लस तू टाटा छोड़ दे, हम तुझे उसके लिए 3 लाख रुपया अलग से देंगे। कंपनी छोड़ने का 3 लाख अलग से, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, कंपनी छोड़ने का कंपनसेशन। बट रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन तो कहां पे टैक्सेबल होता है, सैलरी, वो आपके एम्प्लॉयर से मिले तो। ये जो कंपनसेशन मिला वो मुझे करंट एम्प्लॉयर से नहीं मिला, फ्यूचर एम्प्लॉयर से मिल रहा है, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर से मिल रहा है, जिसका आज मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। किसी थर्ड पार्टी से पैसा मिले जॉब छोड़ने के लिए, ये कहीं पे टैक्सेबल ही नहीं था, ये इनकम की डेफिनेशन में कवर्ड ही नहीं था। 2 साल पहले गवर्नमेंट रियलाइज कि इसको भी तो इनकम बोला जाएगा, आईएफओएस में ऐड किया, पहले इनकम की डेफिनेशन में ऐड किया, और दूसरी इंपैक्ट उन्होंने कहां पे ऐड किया, सेक्शन 56 में। इनकम में ऐड किया ये बताने के लिए कि भी इनकम है, और 56 में ऐड किया ये बताने के लिए कि आईएफओएस इनकम है। तो ऐसा कंपनी छोड़ने के लिए अगर फ्यूचर एम्प्लॉयर के पास से पैसा मिलेगा तो वो भी कहां पे जाएगा, आईएफओएस। कंपनसेशन रिसीव्ड इन कनेक्शन विद टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इफ नॉट टैक्स्ड इन सैलरी, मींस इफ रिसीव्ड फ्रॉम एनी अदर पर्सन, तो टैक्सेबल होता है आईएफओएस में। एंड लास्ट, टैक्सेबिलिटी ऑफ एलआईपी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जो हम एक अलग चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, अदर देन यूलिप इफ नॉट एग्जम्प्ट अंडर 10 क्लॉज 10D। हम पढ़ेंगे आगे जाके। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी होती है एग्जम्प्ट, और कुछ केसेस में उसकी मैच्योरिटी होती है टैक्सेबल। 2 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, एक जो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है, दूसरा जो आपका नॉर्मल टर्म प्लान वगैरह। जो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है अगर वो टैक्सेबल है तो वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल होता है, कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में एडेड है। और बाकी जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है अगर वो टैक्सेबल है तो वो कहां पे टैक्सेबल है, आईएफओएस।
तो देखो, एक तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी या तो टैक्सेबल होगी या तो एग्जम्प्ट होगी। अगर एग्जम्प्ट है तो ठीक है, अगर टैक्सेबल है तो दो बातें हो सकती है, एक यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है या तो नॉर्मल प्लान है। अगर यूनिट है तो कहां पे जाएगा, कैपिटल गेन। अगर नॉर्मल प्लान है तो कहां पे टैक्सेबल होगा, आईएफओएस। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, taxability of LIP other than ULIP if not tax or if not exempt under 10 clause 10D। और ये एक अलग चैप्टर है पूरा मेरी इंडेक्स में, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करके, वहां पे हम लोग समझेंगे। एक बार ये पूरी लिस्ट रिवाइज करो। इसके अलावा भी देखो, ये जो है ना, यहाँ पे लिख देना इंक्लूसिव, इट इज नॉट एग्जॉस्टिव लिस्ट। इसके अलावा ढेर सारी दूसरी भी चीजें हैं जो आईएफओएस में जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, कंपल्सरी आईएफओएस, सेविंग बैंक अकाउंट इंटरेस्ट आईएफओएस। और ये सब लिखा नहीं है अलग से, ये 56(1) में कवर हो गया। 56(2) में उन्होंने वही चीजें लिखी है जिसके लिए उनको कुछ ना कुछ स्पेशल पॉइंट बताने थे। जो नहीं बताना था वो कहीं पे कवर हो गया, 56(1) में कवर हो गया, तो वो वहां पे टैक्सेबल। सबसे पहले तो चैट बॉक्स के डाउट्स, स्कीम एंड इंश्योरेंस अमाउंट रिसीव बाय रिलेटिव इन केस ऑफ डेथ ऑफ पॉलिसी होल्डर टैक्सेबल। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में हम लोग पढ़ेंगे एग्जम्पशन के बारे में, इट इज स्टिल टैक्सेबल। नॉट रिसीव फ्रॉम एनी अदर पर्सन इन पॉइंट जे मीन्स, नहीं, रिसीव फ्रॉम एनी अदर पर्सन है, नॉट रिसीव फ्रॉम। रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर होता है तो सैलरी, इफ नॉट फ्रॉम एम्प्लॉयर तो फिर वह कहां पे जाएगा, आईएफएस। तो इफ नॉट इन सैलरी, सैलरी में कब जाएगा, जब वो एम्प्लॉयर से मिले, एम्प्लॉयर से ना मिले तो कहां पे जाएगा, आईएफएस। अब ये ना रेंट के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है जो याद रखना है आपको, अलग अलग जगह पे वो दिए गए हैं जो यहाँ पे मैं मर्ज कर रहा हूँ। रेंटल इनकम दो तरीके से हो सकती है, पहला इफ रेंटिंग इज योर बिजनेस, या दूसरा इफ रेंटिंग इज नॉट अ बिजनेस। अगर रेंटिंग ही आपका बिजनेस है, किसी भी चीज का रेंट है, ऑलवेज कहां पे जाएगा, पीजीबीपी। इफ रेंटिंग इज नॉट अ बिजनेस तो अलग अलग चीजों का रेंट हो सकता है। पहला, रेंट फ्रॉम एम्प्लॉय फॉर स्टाफ क्वार्टर्स। बोलो, आपने अपने एम्प्लॉय को स्टाफ क्वार्टर रहने को दिया जिसकी वैल्यू पूरे साल की 1,20,000 है, पर उसके पास से आप नॉमिनल रेंट चार्ज कर रहे हो, लेट से 10,000 वगैरह। ये रेंट आपको कहां पे टैक्सेबल होगा, एज एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय से रेंट मिलता है स्टाफ क्वार्टर के लिए, जब आपने उसे परक्विजिट दिया तो बेसिकली दैट वाज योर एक्सपेंडिचर। जब उसी परक्विजिट की वो आपको रिकवरी करके दे रहा है, दैट इज बेसिकली योर पीजीबीपी इनकम। स्टाफ क्वार्टर्स वगैरह का जो रेंट मिलेगा वो कहां पे टैक्सेबल होगा, पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। रेंट फॉर प्लांट मशीनरी फर्नीचर कहां पे टैक्सेबल होगा, अभी अभी देखा, आईएफएस। रेंट फ्रॉम वैकेंट लैंड, ये कहां पे, आईएफओएस, बिकॉज देयर इज नो बिल्डिंग अपार्टमेंट, और इसीलिए कहां पे जाएगा, आईएफओएस। रेंट फ्रॉम सब टेनेंसी, किसी चीज को रेंट पे लेके किसी और को रेंट पे दे देना, आईएफओएस। क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी के लिए कंपलसरी आप क्या होने चाहिए, ओनर होने चाहिए। एंड लास्ट, रेंट फ्रॉम ओन बिल्डिंग,
हाउस प्रॉपर्टी। तो मर रहा है रेंट हाउस प्रॉपर्टी में जाने के लिए। उसके अलावा बाकी हर एक केस में या तो आईएफओएस है या तो पीजीबीपी है। ये खास याद रखना, इसमें से कोई भी एडजस्टमेंट एग्जाम में जनरली आता रहता है। अच्छा भाई, तभी रेंट फ्रॉम एम्प्लॉय फॉर स्टाफ क्वार्टर क्यों हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा? तो क्या हो गया? हाउस प्रॉपर्टी में कोई भी चीज तब जाती है व्हेन दैट असेट इज नॉट यूज्ड फॉर बिजनेस या प्रोफेशन। स्टाफ क्वार्टर का अल्टीमेट यूज हो रहा है फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो उसका रेंट हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जा सकता, वो बिजनेस के रिगार्डिंग बेनिफिट हो गया, इसीलिए वो पीजीबीपी में जा रहा है। ये ओवरऑल नोट है, ये कोई भी चैप्टर की नोट नहीं है, ओवरऑल नोट है, तो मैं कहीं टॉपिक के नीचे नहीं लिखा सकते, जनरल लिखना है कहीं पे भी। अच्छा, पीजीबीपी में हमने एक जजमेंट पढ़ा था चेन्नई प्रॉपर्टीज का, इफ रेंटिंग इज अ बिजनेस देन इट इज ऑलवेज पीजीबीपी, उसके हिसाब से मैंने ये पॉइंट लिखा कि इफ रेंटिंग इज अ बिजनेस ऑलवेज पीजीबीपी, इट इज एज पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। Even if subtenancy is of say a building, it would be still IFOS. Correct. House property में तभी जाएगा when you are owner of that building. If not the owner, then only the word is subtenancy. Then it will go under IFOS. Subtenancy भाड़े पे ली हुई चीज भाड़े पे देना। अभी जो लिस्ट हम लोगों ने देखी उसका एक एक पॉइंट इन डिटेल समझना शुरू करते हैं, स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज डिविडेंड इनकम। And staff quarters taken on rent, subleased to employees, would also count IFRS? No. स्टाफ क्वार्टर्स गिवन टू एम्प्लॉइज, जो रेंट पे किया वो पीजीबीपी का एक्सपेंस, जो रेंट एम्प्लॉय से मिले वो पीजीबीपी की इनकम, दैट विल नेवर गो अंडर आईएफओएस, और इसलिए मैंने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पीजीबीपी लिख दिया है। वो ओन्ड है कि नॉट ओन्ड फर्क ही नहीं पड़ता। अभी शुरुआत करते हैं सबसे पहले टॉपिक के साथ, आईएफओएस का फर्स्ट टॉपिक डिविडेंड। पर उसके पहले खास याद रखना, कौन सी ऐसी इनकम जो भले आपके बिजनेस के रिगार्डिंग है पर तो भी कंपलसरी आईएफओएस में जाएगी। डिविडेंड इनकम, कैजुअल इनकम, इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन, गिफ्ट इनकम, शेयर प्रीमियम इन एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू, ये 5 ऐसी इनकम है जो कंपलसरी आईएफओएस की इनकम है, जिसके बाजू में मैंने एस्ट्रिक मार्क किए हुए हैं। ये कभी भी दूसरे हेड में टैक्सेबल नहीं हो सकती, वो ऑलवेज आईएफओएस में जाएगी। सबसे पहला डिविडेंड इनकम। एक लाइन बोल रहा हूं, सही है कि नहीं बताना। डिविडेंड इज अ डबल टैक्सेशन। डिविडेंड इनकम इज अ प्योर एग्जांपल ऑफ डबल टैक्सेशन। हाउ? कंपनी बेसिकली टैक्स भर रही है और उसी रिजर्व एंड सरप्लस में से जब वो पैसा शेयर होल्डर को पास ऑन कर रही है, शेयर होल्डर को हम लोग दोबारा टैक्स लगा रहे हैं। डिविडेंड इज इंटेंशनल डबल टैक्सेशन। क्यों? गवर्नमेंट बोल रही है कंपनी पैसा डिस्ट्रीब्यूट क्यों कर रहे हो, अपने रिजर्व में एक्यूमुलेट करो, ग्रोथ होगा, बांट दोगे तो हम उसको वापस टैक्सेबल करेंगे। पहले अपनी कंट्री में डिविडेंड एग्जम्प्ट हुआ करता था, बट एक्चुअली एग्जम्प्ट नहीं था, उस पर कंपनी टैक्स भरती थी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। और उससे क्या हो रहा था, जिनकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है उनका भी टैक्स कहीं ना कहीं गवर्नमेंट लेके जा रही थी। तो जो एक बेसिकली बीच में डायरेक्ट टैक्स कोड आया, सुब्रमण्यम स्वामी उन्होंने जो डायरेक्ट टैक्स कोड बनाया था इनकम टैक्स को रिप्लेस करने के लिए, हमने डायरेक्ट टैक्स कोड पूरा नहीं लिया, उसके कुछ पॉइंट इनकम टैक्स में अमेंड कर दिए और वो स्क्रैप कर दिया। उसमें वन ऑफ द पॉइंट वाज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं होना चाहिए। कंपनी शुड नॉट पे द टैक्स ऑन डिविडेंड, द पर्सन हु इज अर्निंग द डिविडेंड शुड बी पेइंग द टैक्स, अगर उसको टैक्सेबल हो रहा है तो। और इसीलिए डीडीटी हम लोगों ने रिमूव किया आज से 3-4 साल पहले, और डिविडेंड की इनकम किसको टैक्स लगा दी, शेयर होल्डर को। कंपलसरी कहां पे टैक्स लगेगा, आईएफओएस में। शेयर होल्डर चाहे इक्विटी का है चाहे प्रेफरेंस, फर्क नहीं पड़ता, ऑलवेज आईएफओएस।
एनी डिविडेंड डिक्लेयर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड पेड बाय कंपनी टू शेयर होल्डर टैक्स इन आईएफओएस। कोई स्पेशल रेट इनकम नहीं है, स्लैब रेट इनकम है। जैसे आपकी नॉर्मल इनकम पे टैक्स लगता है वैसे डिविडेंड पे भी टैक्स लगता है। अच्छा, मेनली जो डिविडेंड होता है ना वो दो तरीके के होते हैं। कौन से दो तरीके के होते हैं? एक फाइनल डिविडेंड जिसे हम नॉर्मल डिविडेंड भी बोलते हैं, और दूसरा कौन सा होता है? इंटरिम डिविडेंड। नाउ व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दिस टू? फाइनल और इंटरिम में फर्क क्या है मेनली? कोई इवेंट जो एक में होती है दूसरे में नहीं होती। फाइनल या तो नॉर्मल डिविडेंड एजीएम में डिक्लेयर होता है फिर पे होता है, जबकि इंटरिम डिविडेंड बोर्ड मीटिंग के हिसाब से सीधा क्या हो जाता है? पे हो जाता है। ये लास्ट ईयर के प्रॉफिट में से जनरली होता है, ये करंट ईयर के प्रॉफिट में से होता है। शेयर होल्डर को कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे फाइनल डिविडेंड है या इंटरिम डिविडेंड, उसको तो क्या हो जाता है? दोनों टैक्सेबल हो जाता है। Section 123 of Companies Act says that dividend has to be monetary in nature. Something which is not a monetary is not a dividend. तो इसका फायदा लोग उठाने लगे। कंपनीज अपने शेयर होल्डर को रिजर्व एंड सरप्लस में से जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, पैसे नहीं देने के, नॉन मॉनेटरी असेट देने की, नॉन मॉनेटरी असेट दे देने का, फ्री में डिवेंचर बांट देने का, अलग अलग नाम से पैसा देने का रिजर्व एंड सरप्लस में से, ताकि वो कंपनीज एक्ट के हिसाब से डिविडेंड ना बने और इनकम टैक्स में वो टैक्सेबल ना हो। और इसीलिए इनकम टैक्स ने एक सेक्शन ऐड किया 2 क्लॉज 22, जिसको नाम क्या दिया? डीम्ड डिविडेंड। आप मानो कि ना मानो, कंपनीज एक्ट बोले कि ना बोले, कुछ चीजें डिविडेंड मानी जाएगी, टैक्सेबल होगी। नाम क्या दे दिया? डीम्ड डिविडेंड। अच्छा, कंपनीज एक्ट में तो अपने कुछ भी रिजर्व में से डिविडेंड हम लोग दे सकते हैं, फ्री रिजर्व। इनकम टैक्स में ऐसा नहीं है। जब हम लोग बोलेंगे रिजर्व एंड सरप्लस, इट इंक्लूड एनी रिजर्व। तो अगर आप अपने कोई कैपिटल रिजर्व में से पैसे देते हो शेयर होल्डर को, तो कंपनीज एक्ट डिविडेंड नहीं मानेगा, और हम उसे क्या मान लेंगे? डिविडेंड। हमारे लिए वो डिविडेंड है। तो यहाँ पे देखना ही नहीं है वो रिजर्व एंड सरप्लस कौन सा है, अलाउड है कि नहीं है। पनिशमेंट लगानी है कंपनीज एक्ट में लगाओ, इनकम टैक्स में क्या बोल देने का उसको? डिविडेंड। तीन तरीके के डिविडेंड होंगे। मैडम बोलो थर्ड बेंच, कौन से तीन डिविडेंड? कौन से तीन डिविडेंड बोलो? नहीं, आप अरे आप, मैं पांच, हाँ वो तीन डिविडेंड कौन से? कौन से तीन डिविडेंड? इनकम टैक्स कौन से तीन डिविडेंड को टैक्स लगाता है? गेट आउट। फर्स्ट इज फाइनल डिविडेंड, सेकंड इज इंटरिम डिविडेंड, थर्ड इज डिम डिविडेंड। पहले दो डिविडेंड जो कंपनीज एक्ट के हिसाब से है, थर्ड डिविडेंड जो कंपनीज एक्ट के हिसाब से नहीं है। सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 1, डिविडेंड इट इंक्लूड डिम डिविडेंड। सेक्शन 2 क्लॉज 22। अभी सबसे पहले हम लोग है ना 222 पढ़ना शुरू कर रहे हैं। थोड़ी देर बैठ जाओ, इंपॉर्टेंट टॉपिक के बाद में जाना। 222 पहले पढ़ना शुरू कर रहे हैं। अब 222 किसको डिफाइन कर रहा है? डिम डिविडेंड को डिफाइन कर रहा है। हम लोग अभी डिम डिविडेंड पूरा समझ रहे हैं आज के लेक्चर में, और इवन कल के लेक्चर के स्टार्टिंग में भी थोड़ा, फिर वापस आईएफओएस पे आएंगे घूम फिर के। फॉलोइंग शेल नॉट बी डिम्ड डिविडेंड। अच्छा, डेफिनेशन नेगेटिव से शुरू होता है। तो दो चीजें जो डिम डिविडेंड नहीं है, वैसे तो आप एक सिंपल टर्म्स में याद रखो तो व्हाट इज डिम डिविडेंड? कुछ भी रिजर्व एंड सरप्लस में से शेयर होल्डर को आप फ्री ऑफ कॉस्ट देते हो। क्या बोल रहा हूं? कुछ भी शेयर होल्डर को रिजर्व एंड सरप्लस में से फ्री ऑफ कॉस्ट देते हो, जो नॉर्मल डिविडेंड नहीं है, वो क्या बन जाता है? डिम डिविडेंड। तो वैसे तो हम अपने रिजर्व एंड सरप्लस में से शेयर होल्डर के शेयर बायबैक करने के लिए भी तो पैसे देते हैं। तो बायबैक करने के लिए जो पैसे दिए, क्या उसको भी डिम डिविडेंड बोले? नहीं। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि वो बायबैक पे अलग से टैक्स लगता है। बायबैक इज टैक्सेबल टू कंपनी, बायबैक डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कंपनी को भरना पड़ता है। वो शेयर होल्डर के लिए क्या हो जाता है? एग्जम्प्ट हो जाता है। अगर बायबैक में जो पैसे देते हो उसे डिम डिविडेंड बोल दोगे तो डबल टैक्स लग जाएगा। और इसीलिए पहला बोला, एनी पेमेंट बाय कंपनी एज अ बायबैक फॉर ओन शेयर्स इज नॉट अ डिम डिविडेंड। भले वो रिजर्व में से पैसा जा रहा है शेयर होल्डर को, पर फिर भी उसे डिम डिविडेंड बोलने का नहीं, बिकॉज इट इज सेपरेटली टैक्स्ड। तो बायबैक डिम डिविडेंड नहीं है। दूसरा, जब कंपनी का डीमर्जर होता है तो कंपनी अपने शेयर होल्डर को कुछ शेयर्स फ्री में देती है दूसरी कंपनी के, वो भी डिम डिविडेंड नहीं है, क्योंकि वो उसका राइट ही उसको दे रहे हो, आप शेयर को स्प्लिट कर रहे हो, कोई अलग से एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं दे रहे हो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स इन अकॉर्डेंस विद द स्कीम ऑफ डीमर्जर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स इन अकॉर्डेंस विद द स्कीम ऑफ डीमर्जर, इसे भी डिम डिविडेंड में टैक्सेबल करने का नहीं। तो बायबैक का पैसा भी डिम डिविडेंड पे टैक्सेबल नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स इन अकॉर्डेंस विद डीमर्जर, ये भी डिम डिविडेंड बोला जाएगा नहीं। तो डिम डिविडेंड है क्या? ये जो 2 क्लॉज 22 है, इसके 5 सब क्लॉजेस है।
222A, 222B, 222C, 222D, इंपॉर्टेंट है 222E। पहले जो लेस इंपॉर्टेंट है उसकी बातें करेंगे। 222A से लेकर 222D। नहीं, बोनस शेयर इज ऑल्सो नॉट अ डीम्ड डिविडेंड, थोड़ी देर में आ रहा हूं उसमें। दिमाग ओपन रखना इस चीज को समझने के लिए, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं कैपिटल गेन से थोड़ा कनेक्शन भी मैं कर रहा हूं। जैसे मैंने बताया कि कंपनीज एक्ट में बोला गया मॉनेटरी पैसा दोगे दैट इज कॉल्ड एज डिविडेंड। तो कई सारी कंपनी ने क्या करना चालू कर दिया, रिजर्व एंड सरप्लस में से असेट डिस्ट्रीब्यूट करने का, असेट उठा के शेयर होल्डर को दे देने का। जैसे फॉर एग्जांपल आज कोई कंपनी है जिसका यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस बोल रहा है 100 करोड़ का, सामने एक असेट है जिसकी वैल्यू है 90 करोड़ बुक्स में, मार्केट वैल्यू है 120 करोड़। हम ये रिजर्व का पैसा शेयर होल्डर को देते तो उसको डिविडेंड के नाम पे टैक्सेबल हो जाता, तो हमने क्या सोचा, हम असेट उठा के उसे दे देते हैं। अगर असेट उठा के शेयर होल्डर को दे दोगे ये भी क्या माना जाएगा, डिविडेंड। तो कंपनी से तो डिविडेंड नहीं मानता, नाम क्या दे देने का, डिम डिविडेंड। सेक्शन हो गया 222A। 222A बोलता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट बाय कंपनी टू शेयर होल्डर। क्या बोल रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट बाय कंपनी टू शेयर होल्डर, चाहे इक्विटी चाहे प्रेफरेंस, शेयर होल्डर कोई भी हो सकता है। ये डिम डिविडेंड। माय डाउट इज यहाँ पे डिम डिविडेंड का वैल्यू कितना, बुक की 90 करोड़ या मार्केट वैल्यू 120 करोड़। वैसे यहाँ पे देखने का बुक वैल्यू पे मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू शेयर होल्डर को कितने का फायदा हो रहा है, 120 करोड़। तो डिम डिविडेंड कितना, 120 करोड़ नहीं 100 करोड़। कंपनी के बुक्स में रिजर्व एंड सरप्लस कितना है, 100 करोड़। हाउ अ कंपनी कैन डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड मोर देन रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये डिम डिविडेंड की वैल्यू कितनी, मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट और रिजर्व एंड सरप्लस, व्हिच एवर इज लोअर। जिंदगी में रिजर्व एंड सरप्लस नहीं बोलेंगे, बोलेंगे क्या, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। क्या नाम यूज करने का, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस कितना टैक्सेबल होगा, डिम डिविडेंड कितना टैक्सेबल होगा, मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट और अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट व्हिच एवर इज लोअर। तो आज कंपनी ने 120 करोड़ की एसेट शेयर होल्डर को दे दी, डिम डिविडेंड के नाम पे कितना टैक्सेबल होगा, 100 करोड़। बाकी का 20 करोड़ कैपिटल गेन। किसको, काहे का कैपिटल गेन, कंपनी ने तो शेयर होल्डर को एसेट गिफ्ट किया, गिफ्ट इज नॉट अ ट्रांसफर। बाकी का 20 करोड़ शेयर होल्डर को गिफ्ट इनकम के नाम पे टैक्सेबल होगा। अब तक कई सारे लोग इसको टैक्स नहीं लगाते थे। एक बहुत ही लेटेस्ट जजमेंट आया है, दिल्ली हाईकोर्ट का है, जहां पे बोला गया कि जो भी मार्केट वैल्यू का पैसा डिविडेंड के ऊपर का है वो शेयर होल्डर को मिला तो सही ना, फ्री में मिला, तो वो 20 करोड़ उसे कहां पे टैक्स लगना चाहिए, गिफ्ट इनकम में टैक्स लगना चाहिए। तो अगर आज 120 करोड़ की एसेट उठा के आप शेयर होल्डर को दे दोगे, रिजर्व एंड सरप्लस 100 करोड़ का है, तो उसको टोटल 120 करोड़ टैक्सेबल हो रहा है। 100 करोड़ किसके नाम पे, डिम डिविडेंड, बाकी का 20 करोड़ किसके नाम पे, गिफ्ट इनकम। देखो ये बहुत ही रेयर केस ऐसा हो सकता है, कौन सी कंपनी अपने रिजर्व एंड सरप्लस से भी ज्यादा का असेट दे देगी शेयर होल्डर को, जनरली नहीं। बाकी के शेयर होल्डर क्या देखे बैठेंगे, नहीं। तो ये बहुत ही रेयर केस में होता है, पर अगर ऐसा हुआ तो जजमेंट आ गया, एक्सेस पैसा कहां पे जाएगा, गिफ्ट इनकम। क्या फर्क पड़ता है सर, टैक्सेबल तो हो ही रहा है ना, तो ऐसा नाम ही क्यों देने का। डिविडेंड देते वक्त कंपनी को टीडीएस काटना पड़ता है, जबकि गिफ्ट देते वक्त टीडीएस काटने के प्रोविजन नहीं है। तो इन दिस एग्जांपल जो कंपनी है उसे 100 करोड़ पे टीडीएस काटना पड़ेगा 194 का, क्योंकि उसने डिविडेंड दिया। बाकी का 20 करोड़ तो गिफ्ट दिया, उस पर टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। पर ठीक है, तो जस्ट मैंने टीडीएस को मर्ज करके बताया, हमें तो अभी नामकरण समझना था। तो 222A क्या बोलता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट टू शेयर होल्डर। तो क्या टैक्सेबल होगा, फेयर मार्केट वैल्यू। और अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग कर रहे हो एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, कब कर रहे हो, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, सेक्शन आएगा 222C। तो 222A और 222C दोनों सेम है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट बाय कंपनी टू शेयर होल्डर। फर्क क्या पड़ता है, 222A is other than liquidation, 222C is at the time of liquidation। अगेन फर्क क्या पड़ता है, दोनों को अलग क्यों किया एक्ट ने, दोनों में अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अलग अलग दिन का देखना है। 222A में हमें आगे पढ़ेंगे अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट देखना है उस दिन का जब एसेट दिया, जबकि 222C में अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट उस दिन का देखना है जब कंपनी का लिक्विडेशन हुआ। तो अगर लिक्विडेशन होने के कई दिनों के बाद ही एसेट दी गई तो भी अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कौन से दिन का देखा जाएगा, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। और इसलिए इस दो पॉइंट को अलग किया हुआ है। हाउ डिपार्टमेंट विल नो दैट 20 करोड़ टैक्सेबल एज अ गिफ्ट इनकम, डिपार्टमेंट डोंट नो दैट। डिपार्टमेंट नो दैट कि यहाँ पे कंपनी ने असेट दिया है शेयर होल्डर को, और असेट का वैल्यूएशन तो वो लोग करवा ही सकते हैं। कंपनी के हिसाब से 100 करोड़ का वैल्यू हो रहा था, डिपार्टमेंट के हिसाब से 120 करोड़ का हो रहा है।
तो बाकी का 20 करोड़ शेयर होल्डर को टैक्सेबल करेंगे ना गिफ्ट इनकम के तौर पे। यहाँ पे शेयर होल्डर की स्क्रूटिनी नहीं आई होगी, कंपनी की स्क्रूटिनी आई होगी, जिसके थ्रू शेयर होल्डर पकड़ा जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहला 222A, रिलीज ऑफ कंपनीज एसेट टू शेयर होल्डर आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, कितनी अमाउंट जाएगी अप टू फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट। अच्छा, तो 222C में क्या बोला, if company distribute asset to shareholder at the time of liquidation out of accumulated profit, it will be what, deemed dividend for the shareholder। अच्छा, ये हमने कैपिटल गेन में देखा था सेक्शन 46, लिक्विडेशन पे अगर कंपनी शेयर होल्डर को असेट डिस्ट्रीब्यूट करती है, इट इज नॉट अ ट्रांसफर फॉर द कंपनी। जो शेयर होल्डर इसको रिसीव करता है अप टू अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट डिम डिविडेंड, बाकी का उसके शेयर के लिए पैसा मिला ऐसा बोल के उसको कैपिटल गेन में टैक्सेबल होता है। तो ये हमने कैपिटल गेन में किया हुआ है, क्रॉस रेफरेंस सेक्शन 46। ठीक है, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इज कवर्ड, यस, ये जजमेंट भी देखा था कि यहाँ पे असेट यानी कोई भी असेट हो सकती है, ये जरूरी नहीं है कैपिटल असेट। ये जजमेंट यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है। अब देखो, अगर ये कंपनी ने ये 120 करोड़ की असेट जो शेयर होल्डर को दी वो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड होती तो टैक्सेबल शेयर होल्डर को, यस, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल असेट वर्ड नहीं है, असेट वर्ड है। दैट असेट कैन बी कैपिटल असेट, कैन नॉट बी कैपिटल असेट। आप कोई भी असेट अपने शेयर होल्डर को दोगे वो डिम डिविडेंड बोला जाएगा। लिखना है तो लिख भी देना, हियर असेट मींस एनी असेट, हियर असेट मींस एनी असेट। हाँ, कोई भी मोटर कार भी हो सकती है, पर्सनल असेट भी हो सकती है, ए से लेकर ई तक के हर एक पॉइंट के लिए। यस मैम, करेक्ट। अब डिम डिविडेंड, बाकी का गिफ्ट इनकम, करेक्ट, क्योंकि शेयर होल्डर के लिए उसकी कंपनी रिलेटिव नहीं है, तो ये जो गिफ्ट मिली वो रिलेटिव से नहीं मिली और इसलिए टैक्सेबल। वो आगे पढ़ रहे हैं कि अप टू अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वो लिखा हुआ है, वो यहाँ पे नहीं लिखा, नीचे मैंने एक अलग कॉमन पॉइंट में लिखा हुआ है। अच्छा, 222B जो है वो 2 पॉइंट कवर करता है उसके अंदर। देयर आर 2 पॉइंट्स व्हिच आर कवर्ड अंडर 222B। दोनों सेपरेट है एक दूसरे से, कोई लेना देना नहीं है उनका। पहला पॉइंट बोलता है डिस्ट्रीब्यूशन बाय कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर, यहाँ पे इंटेंशनली मैंने साइड में लिखा है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर, यानी यहाँ पे दोनों शेयर होल्डर कवर्ड है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर, डिबेंचर या तो डिबेंचर स्टॉक या डिबेंचर सर्टिफिकेट, चाहे विथ या विदाउट इंटरेस्ट, आउट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। बहुत सारी ऐसी कंपनी होती है जो अपने शेयर होल्डर को डिबेंचर फ्री में देती है। L&T has given, Britannia has given, many companies give free debentures to their shareholder and that is called as dim dividend under 222B। फॉर एग्जाम्पल, आप L&T के शेयर होल्डर, 10 लाख के शेयर से आपके पास, कंपनी ने आपको 1 लाख के डिबेंचर फ्री में दे दिए, 5 साल के डिबेंचर है, हर साल उस पर इंटरेस्ट मिलेगा और 5वें साल पे कंपनी क्या करेगी, डिबेंचर रिडीम करके उसका पैसा आपके खाते में जमा करेगी। सो बेसिकली कंपनी आपको डिविडेंड भी दे रही है आज की जगह 5 साल के बाद। बस आज आपको क्या दे दिया, एक वादा कर दिया कि हम 5वें साल पे आपको पैसा देंगे। तो ये वादा किस तरीके से दिया, डिबेंचर देके। ये डिबेंचर कैसे दिया, फ्री में दिया। आप ऐसे समझो, शेयर होल्डर के लिए कोई असेट मिलता या डिबेंचर मिलता, दोनों असेट ही तो है। फॉर शेयर होल्डर कोई दूसरी असेट भी असेट है, डिबेंचर भी तो असेट है। असेट दूसरी कोई है वो आज बेच के पैसा ले सकते हो, डिबेंचर में पैसा कब मिलेगा, थोड़े सालों के बाद। तो दोनों चीजें है तो बेनिफिट। तो अगर मुझे कंपनी के पास से फ्री में डिबेंचर मिलता है तो वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड। अच्छा, कई सारे लोग मुझे सवाल पूछते हैं कि सर क्या फर्क पड़ता है अगर ये डिम डिविडेंड ना बोला होता, मान लेते हैं आज मुझे फ्री में डिबेंचर मिला, तो आज अगर टैक्सेबल हम ना करते तो जब ये रिडीम होता और हमें 1 लाख रुपया पूरा मेच्योरिटी मिलता, वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल होता ही ना। कॉस्ट 0 और मेच्योरिटी मिली 1 लाख, पूरा 1 लाख कैपिटल गेन में टैक्सेबल होता। आज की जगह 5 साल के बाद होता, टैक्सेबल तो होता। हाँ, गवर्नमेंट ये डिफर नहीं करना चाहती थी। जस्ट बिकॉज गवर्नमेंट डोंट वांट टू डिफर इट, इसको आज के आज टैक्सेबल करना चाहती थी। और ये डिम डिविडेंड का कंसेप्ट है ना, ये कोई एक्स्ट्रा टैक्सेबिलिटी नहीं है। ये आज टैक्सेबल ना होता तो ये हर एक पॉइंट कब टैक्सेबल होता, फ्यूचर में। डिम डिविडेंड लाने का एक ही पर्पस है, गवर्नमेंट को कुछ चीजों को आज के आज टैक्सेबल करना था। और इसीलिए जब आपको फ्री में कंपनी के पास से डिबेंचर मिलता है तो उसे क्या बोल दिया गया, डिम डिविडेंड। और उसकी जो मार्केट वैल्यू होगी डिबेंचर की, अगर अवेलेबल नहीं है तो वैल्यूएशन करवाओ, पर उसकी जो भी आपकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो आज के आज क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। तो लेट्स से आज 1 लाख के डिबेंचर मिले फ्री में, तो 1 लाख क्या बन गया, डिम डिविडेंड। इस पे टीडीएस भी काटा जाता है, L&T ब्रिटानिया डिडक्ट टीडीएस।
सर डिबेंचर फ्री में दिया तो टीडीएस कैसे काटने का? नहीं, वो काट देने का, पॉकेट से भरने का, फ्यूचर में एडजस्ट करने का, ऐसा। तो फ्यूचर के इंटरेस्ट के सामने वो लोग एडजस्ट करते हैं वो टीडीएस, बट दैट इज फाइन। यहाँ पे मेरा डाउट है कि मान लो आज 1 लाख रुपया टैक्सेबल हो गया, अब फ्यूचर में जब हम रिडीम करेंगे 1 लाख में, तब क्या इंपैक्ट आएगी? व्हाट इज द कॉस्ट एट दैट टाइम टू कंप्यूट कैपिटल गेन? 1 लाख। अगर 1 लाख स्टेशन रूल, आज अगर 1 लाख टैक्सेबल हो गया तो अब वही हमारा क्या बन जाएगा? कॉस्ट। डबल टैक्सेशन नहीं है, अर्ली टैक्सेशन है। तो जब डिविडेंड डिवेंचर फ्री में मिलता है, चाहे विथ इंटरेस्ट चाहे विदाउट इंटरेस्ट, देन इट इज डीम्ड डिविडेंड। व्हाट इफ डिवेंचर इज गिवन एट अ डिस्काउंट? मान लो कंपनी ने शेयर होल्डर को डिवेंचर दिए, 1 लाख का डिवेंचर 90,000 में दिया, फ्री में नहीं दिया, पैसा लिया, थोड़ा कम पैसा लिया। दो बातें हो सकती है, एक होता है विदाउट कंसिडरेशन, एक होता है विथ इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। ये उन्होंने बोला है विदाउट कंसिडरेशन। व्हाट इफ इट इज विथ इनएडिक्वेट कंसिडरेशन? इट इज नॉट अ डीम्ड डिविडेंड। अगर 1 लाख का डिवेंचर आज शेयर होल्डर को 90,000 में दे दो, ये 10,000 डीम्ड डिविडेंड बोला जाएगा? नहीं। ये 10,000 कब टैक्सेबल होगा? फ्यूचर में कैपिटल गेन के वक्त होगा, जब वो डिवेंचर रिडीम होगा तब। तो ये याद रखना, 222B तब आता है जब टोटली फ्री में डिवेंचर दिया गया हो। इफ इट इज विथ इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, इट इज नॉट अ डीम्ड डिविडेंड। जो इंटरेस्ट है वो तो हर साल आईएफओएस में टैक्सेबल होगा। इंटरेस्ट विल बी टैक्सेबल हर साल इन आईएफओएस। नॉट इवन एज अ गिफ्ट, नो, नॉट इवन एज अ गिफ्ट। कोई भी चीज डिस्काउंट पे मिली तो गिफ्ट, ऐसा नहीं। यहाँ पे अगर मैं डिवेंचर फ्री में परचेस कर रहा हूँ, उसकी मार्केट वैल्यू आज की तारीख में 90,000 है, तो वो गिफ्ट का है का? कंपनी 1 लाख का डिवेंचर बोल रही है, पर कंपनी बोल रही है मार्केट वैल्यू अभी 90,000 है, तो हम तुम्हें फेस वैल्यू 1 लाख पर बेच रहे हैं 90,000 में, तो इसकी मार्केट वैल्यू ही 90,000 हो गई। गिफ्ट तब आता है जब मार्केट वैल्यू से कम भाव में कोई चीज खरीदो। अगर किसी चीज की मार्केट वैल्यू ही कम है, तो उसको हम गिफ्ट नहीं बोल सकते। विथ इन एडिक्वेट कंसिडरेशन कैपिटल गेन में कैसे टैक्सेबल होगा? सिंपल, आज आपको 90,000 में डिवेंचर मिल रहा है, जो फ्यूचर में रिडीम होने वाला है 1 लाख पे, तो फ्यूचर में 1 लाख की सेल वैल्यू, 90,000 का कॉस्ट, 10,000 रुपया कब टैक्सेबल होगा? फ्यूचर में कैपिटल गेन के तौर पे। अच्छा, इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस देना कॉमन है कि कॉमन नहीं है? कॉमन है। बहुत सारी कंपनी देती है, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट है, और इसीलिए उसको हम आज के आज टैक्सेबल करना नहीं चाहते। अगर कोई कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस शेयर देती है, ये कॉमन बात हो जाती है, आज के आज उसको टैक्सेबल करने का नहीं। तो कब टैक्सेबल करने का? जब बेचोगे तब, क्योंकि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है? 0। पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोनस देना कॉमन नहीं है, वो ऑलरेडी प्रेफरेंस में, उसमें भी आप उन्हें बोनस दे रहे हो, समथिंग एक्स्ट्रा, समथिंग यूनिक। और इसीलिए जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोनस दिया जाता है, इनकम टैक्स बोला वी कैन रेजिस्ट आवरसेल्व्स, हम आज के आज टैक्स कलेक्ट कर लेंगे। वो बोनस शेयर की मार्केट वैल्यू प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या हो जाएगा? आज के आज टैक्सेबल। डिस्ट्रीब्यूशन बाय कंपनी टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तो बोनस शेयर की अमाउंट टैक्सेबल होगी। कितना टैक्सेबल होगा? अप टू फेयर मार्केट वैल्यू। और वही फ्यूचर का क्या बन जाएगा? कॉस्ट। हाँ, पर याद रखना, जब इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस मिलता है तो वो डिविडेंड नहीं है, और इसीलिए फ्यूचर में कॉस्ट क्या बोला जाता है? 0। आईएफओएस और कैपिटल गेन एक दूसरे से ऐसे चिपके हुए जिसे अलग ही नहीं कर सकते। अगर ये दोनों को साथ में नहीं पढ़ रहे हो, अगर इसके पॉइंट साथ में लिंक नहीं कर रहे हो, तो चीजें क्या है क्यों है ये पता ही नहीं चलेगा। डिम डिविडेंड कोई एक्स्ट्रा टैक्सेबिलिटी नहीं है, ये आज टैक्सेबल ना होता तो फ्यूचर में तो होने ही वाला था कैपिटल गेन में। ये कैपिटल गेन की कुछ टैक्सेबिलिटी को आज हमने एडवांस में कर दिया बाय सेइंग डिम डिविडेंड, जस्ट दैट फर्क पड़ता है। सब क्लॉज ए भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एप्लीकेबल है, मैंने सिर्फ शेयर होल्डर लिखा है, इक्विटी शेयर होल्डर नहीं लिखा। सो दिस इज इवन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो सर यहाँ पे क्यों अलग से लिखा? दूसरे पॉइंट से अलग करने के लिए, कि भाई ये इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों को कवर करता है। यहाँ पे ऐसा है तो शेयर होल्डर के बाजू में ये लिख दो। ये पहला पॉइंट इक्विटी प्रेफरेंस दोनों के लिए है, जबकि दूसरा वाला पॉइंट सिर्फ किसके लिए है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अच्छा, सवाल पूछा कि सर ये डिबेंचर अगर कन्वर्टेबल डिबेंचर है तो भी डिम डिविडेंड रहेगा। यहाँ पे ऐसा थोड़ी बोला नॉन कन्वर्टेबल। 1 लाख के डिबेंचर 90,000 में दिया तो डिम्ड डिविडेंड कौन सा अमाउंट है ही नहीं बेटा। 1 लाख का डिबेंचर 90,000 में दिया, वो डिम डिविडेंड ही नहीं है। वो डिम डिविडेंड तब है जब टोटल ही फ्री में दिया, तो भी वो डिम डिविडेंड नहीं है, वो डिस्काउंटेड है। पर अगर उसकी मार्केट वैल्यू से भी कम में दिया तो गिफ्ट इनकम। यानी मान लो आज वो डिबेंचर की एथिकल मार्केट वैल्यू 80,000 है, आप अपने शेयर होल्डर को सिर्फ 20,000 में दे रहे हो, तो उसको 60,000 का गिफ्ट माना जाएगा।
और उसकी फ्यूचर के लिए कॉस्ट बनेगी 80,000। पर 1 लाख का फेस वैल्यू 80,000 पे इश्यू कर रहे हो क्योंकि आज इसकी मार्केट वैल्यू 80,000 है, तो ये 20,000 का डिस्काउंट उसको फ्यूचर में टैक्सेबल होगा कैपिटल गेन के तौर पे। डिबेंचर इंक्लूड्स बॉन्ड। तो बेसिकली जो मैंने एग्जांपल दिया वो कंपनी ने डिबेंचर के नाम पे नहीं दिया था, बॉन्ड ही दिया था। डिबेंचर बॉन्ड हम सेम ही मानते हैं। तो भाई अब तक हम लोगों ने 4 चीजें पढ़ी, पर एथिकली 3 सेक्शन। 222A, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट बाय कंपनी टू एनी शेयर होल्डर एंड एनी काइंड ऑफ एसेट, फेयर मार्केट वैल्यू जितना डीम्ड डिविडेंड। 222B, डिस्ट्रीब्यूशन बाय कंपनी टू शेयर होल्डर डिबेंचर, चाहे विथ इंटरेस्ट चाहे विदाउट इंटरेस्ट, टोटली फ्री, तो उसे क्या मानेंगे, डीम्ड डिविडेंड। अच्छा, उसी में दूसरा पॉइंट क्या है, बोनस टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, वो भी क्या बन जाएगा, डीम्ड डिविडेंड। अच्छा, इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस दिया तो डीम्ड डिविडेंड बोला जाएगा नहीं, तो फर्क क्या है ऐसा, इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस देने पे मिलते वक्त टैक्सेबल नहीं होगा, बेचते वक्त होगा, बाय अज्यूमिंग कॉस्ट भी जीरो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोनस मिलेगा तभी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, और वही उसकी फ्यूचर में क्या बोली जाएगी, कॉस्ट। तो फ्यूचर का कैपिटल गेन उतना कम हो जाएगा, किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं हो रही है, सिर्फ कुछ को एडवांस में टैक्स भरना पड़ रहा है, कुछ को बाद में। डिविडेंड इज टैक्सेबल टू बोथ कंपनी एंड शेयर होल्डर, मारी लाफा, डिविडेंड इनकम किसकी है, to whom dividend is being received, company, then why it will be taxed to company, it will be taxable to shareholder। जिसको बेसिकली डिविडेंड मिलेगा उसको टैक्सेबल होगा। पहले ऐसा हुआ करता था, डिविडेंड देने पे टैक्स था, जो रिमूव हो गया एज आई सेड अर्लियर, अब डिविडेंड रिसीव करने पे टैक्स है। कैपिटल गेन नहीं, आज आपको कितना टैक्सेबल होगा डीम डिविडेंड, जो आज की मार्केट वैल्यू है। तो लेट्स से 1 लाख के डिबेंचर है, वो भले प्रीमियम पे रिडीम होने वाले, पर आज की वैल्यू कितनी, 1 लाख, तो आज कितना टैक्सेबल होगा, 1 लाख। अब मान लो वो 1 लाख का डिबेंचर फ्यूचर में 1,25,000 पे रिडीम हुआ, तो उस वक्त बाकी का 25,000 कैसे टैक्सेबल करोगे आप, कैपिटल गेन में, बाय कंसिडरिंग 1 लाख रुपीज एज योर कॉस्ट। तो ये जो भी चीज हम यहाँ पे टैक्सेबल कर रहे हैं वही फ्यूचर के लिए क्या बन जा रही है, कॉस्ट बन जा रही है। ओके, और फिर से एक चीज बोल देता हूँ, कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने पे डिडक्शन नहीं मिलता, अनलेस एंड अनटिल कंपनी भी किसी कंपनी के अंदर शेयर होल्डर है, उसको डिविडेंड मिला और वो डिविडेंड पास ऑन करो तो डिडक्शन मिलता है, बाकी डिविडेंड देने पे डिडक्शन मिलता नहीं है। वो डिविडेंड जो एटीएम करके सेक्शन है वो इसी चैप्टर में आगे देखेंगे। सो वी शुड मेंशन इन अवर टेक्स्ट बुक फॉर 222 ए एंड सी मोर। नहीं नहीं भाई, थोड़ा रुक जा, मैं सब कुछ उसी के साथ लिख दूं, आगे की चीज है कि नहीं, आगे की नोट्स हाथ डालो, ऐसा करो तो सब यहाँ पे लिख दो। If bonus share received and then company goes into liquidation and gives any asset for capital gain under 46, cost of bonus to shareholder will be zero or face value. वापस, for bonus share received, company goes into liquidation, gives any asset for capital gain under section 46, cost of bonus share will be zero or face value. If equity shareholder को bonus दिया था तो उसे डिविडेंड टैक्सेबल नहीं हुआ था, और अब कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है, जो भी पैसा मिलेगा फुल्ली कैपिटल गेन, कॉस्ट विल बी जीरो। अच्छा, 222D क्या बोलता है, डिस्ट्रीब्यूशन बाय कंपनी टू शेयर होल्डर ऑन रिडक्शन ऑफ कैपिटल आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अब देखो, ये थोड़ा ऐसा पॉइंट है जो डायनासोर जैसा है, समझाता हूं क्या। आज मान लो एक कंपनी है जिसका एक शेयर होल्डर है जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपया है, 10 रुपए में शेयर खरीदा था। अब वो कंपनी शेयर होल्डर को बोल रही है कि आज हमारे पास लिक्विडिटी है, फ्यूचर में हो ना हो, आज तो तेरा 4 रुपया वापस ले ले, और कल से तेरे शेयर रहेंगे पर वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 रुपया। तो बेसिकली कंपनी शेयर होल्डर को पैसे वापस देती है 4 रुपया, किसके नाम पे दे रही है, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। क्या ये जो 4 रुपया कंपनी ने शेयर होल्डर को वापस किया, ये बायबैक बोल सकता हूं, वेदर इट इज बायबैक, नहीं, क्यों नहीं, बायबैक में शेयर वापस आता है, यहाँ पे शेयर वापस आ ही नहीं रहा है, तो ये बायबैक नहीं है। अच्छा, क्या ये 4 रुपया शेयर होल्डर को कैपिटल गेन में टैक्सेबल हो सकता है, क्या ये 4 रुपया शेयर होल्डर को कैपिटल गेन में टैक्सेबल हो सकता है, नहीं, क्योंकि शेयर ट्रांसफर हुआ नहीं है, शेयर अभी भी शेयर होल्डर के पास ही है। तो ये 4 रुपया शेयर होल्डर को आज मिला तो सही ना, और इसीलिए उसे कहां पे टैक्सेबल करना है, आईएफएस, इन द नेम ऑफ डिविडेंड डिविडेंड, सेक्शन लगा दिया 222D। अभी मेरा एक ही चीज है, ये लिखा है उन्होंने, रिडक्शन ऑफ द शेयर कैपिटल टैक्सेबल अंडर 222D। रियल लाइफ में सॉरी, रियल लाइफ में जो रिडक्शन होता है वो बेसिकली 2 इवेंट में होता है। पहला इवेंट जब बायबैक हो रहा है, और बायबैक इज नॉट अ डिविडेंड, जो ऊपर पहले ही बोल दिया।
दूसरा इवेंट जब कंपनी लॉस में चल रही है और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करने जा रही है, और जब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, कंपनीज इनटू लॉस, तो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना है, 0। और ये सारे डिविडेंड कहां तक टैक्सेबल होता है, अप टू द अमाउंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। इन दैट केस अगेन ये पॉइंट नहीं आने वाला। कोई भी सद्धर कंपनी, कोई भी अच्छी कंपनी रियल लाइफ में कभी भी शेयर कैपिटल रिड्यूस नहीं करती। वो ज्यादा पैसा पड़ा है तो डिविडेंड देगी, बोनस शेयर देगी, शेयर कैपिटल रिड्यूस नहीं करेगी। और इसीलिए ये पॉइंट सिर्फ बुक्स में है, रियल लाइफ में थोड़ा कम ही होता है, क्योंकि रियल लाइफ में जनरली रिडक्शन तब होता है जब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन चल रहा है, और वो तब होता है जब आपका लॉस मेकिंग कंपनी है, जब अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है ही नहीं। अगर अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 0, तो वापस डिम डिविडेंड भी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे सारे डिम डिविडेंड मैक्सिमम कहां तक हो सकते हैं, अप टू द अमाउंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो हाँ, पढ़ने के लिए यस 222D, डिस्ट्रीब्यूशन बाय कंपनी टू शेयर होल्डर ऑन रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। अच्छा, अभी मैंने देखो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, इन 222A टू 222D इन अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इवन कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट इज आल्सो टू बी इंक्लूडेड। चलो ये चीज तो देखता है एक मिनट के लिए, पर ये 1 से लेकर 4 समझ लो या 5 समझ लो, ये सारी चीजें कहां तक टैक्सेबल है। देखो, ये अलग से लिखा ना लिखा, यहां पे मैंने क्या लिखा, आउट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, वहां पे क्या लिखा है, आउट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। व्हाट इज रिटन ओवर हियर, आउट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, आउट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। इन सबका व्हाट इज द इनडायरेक्ट मीनिंग, कि ये चारों चीजों में डिम डिविडेंड कितने तक रिस्ट्रिक्ट होगा, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अब ये चारों के आगे ऐसे ब्रैकेट बनाओ और लिखो यहाँ पे मैक्सिमम अप टू अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, मैक्सिमम अप टू अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। इन सभी में फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट और अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट विच एवर इज लोअर, इन शॉर्ट। मैक्सिमम फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट और अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट विच एवर इज लोअर, आपको लिखना तो यही है, मैक्सिमम अप टू अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। पर अभी यहां पे ज्ञान, कंपनी है, रिजर्व एंड सरप्लस है 100 रुपए का, असेट है 90 रुपए की, जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू है 120 रुपए की। आज कंपनी ने ये असेट उठा के शेयर होल्डर को दे दिया, शेयर होल्डर को कौन से सेक्शन के हिसाब से टैक्सेबल होगा, लिक्विडेशन नहीं चल रहा है, तो कौन से सेक्शन में ये चीज टैक्सेबल होगी, 222A, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट बाय कंपनी टू शेयर होल्डर। कितना रुपया टैक्सेबल होगा, 100 रुपया, क्योंकि इसका रिजर्व सरप्लस ही कितना है, 100 रुपया। तो मार्केट वैल्यू और अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट विच एवर इज लोअर, 100 रुपया टैक्सेबल होगा। शेयर होल्डर बोलता है मुझे डिविडेंड के नाम पे इतना ज्यादा टैक्सेबल नहीं करना है, थोड़ा कम करके दे। कंपनी क्या बोलती, क्या कम करके दे, असेट की मार्केट वैल्यू 120 है, हमारा रिजर्व सरप्लस 100 रुपए का है, क्या कम करके दे। कंपनी ने एक बुद्धि दौड़ाई, अगर हम अपने रिजर्व सरप्लस कम कर दे तो बाय डिफॉल्ट डिविडेंड भी तो कम हो जाएगा। अब रिजर्व सरप्लस कम कैसे कर सकते, एक तो खर्चों करके, जो ऐसे कर नहीं सकते, या तो हम अपने रिजर्व सरप्लस को डिविडेंड के तौर पे बांट दे, तो वो तो वही बात हो गई, टैक्सेबल तो होगा ही। एक काम करते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस देना इज नॉट अ डिविडेंड। एंड व्हाट इज द जर्नल एंट्री ऑफ बोनस शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो चलो एक काम करते हैं, ये असेट देने से पहले हम शेयर होल्डर को थोड़ा बोनस शेयर दे देते हैं। लेट से 50 रुपए का बोनस शेयर शेयर होल्डर को दे दिया, तो रिजर्व एंड सरप्लस कितना हो जाएगा, 50, और वो 50 कहां पे शिफ्ट हो जाएगा, शेयर कैपिटल, अंडर द नेम ऑफ बोनस शेयर। अब हम असेट डिस्ट्रीब्यूट करें अगर शेयर होल्डर को, मार्केट वैल्यू 120, जबकि रिजर्व एंड सरप्लस सिर्फ कितना, 50, डिम डिविडेंड कितना बोला जाएगा, 50, डिम डिविडेंड की अमाउंट कम हो गई। और इसीलिए इनकम टैक्स भी शाना है, बोलता है 222A से 222D में व्हाट इज अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व एंड सरप्लस प्लस बोनस शेयर्स। बोला अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब है रिजर्व एंड सरप्लस प्लस बोनस शेयर। जो बोनस शेयर है वो भी तो जन्म उसका रिजर्व एंड सरप्लस में से हुआ, वो भी अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में ऐड कर देने का। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इंक्लूड कैपिटलाइज प्रॉफिट, यानी बोनस शेयर वैल्यू भी ऐड करने का। अच्छा, अभी मैंने एक और नोट लिखी है ऊपर, देयर इज अ स्मॉल एक्सप्लेनेशन गिवन इन केस ऑफ 222C एंड 222D। चलो 222C क्या है, लिक्विडेशन पे शेयर होल्डर को शेयर की जगह असेट देना। 222D क्या है, रिडक्शन ऑफ द शेयर कैपिटल। अब ये सब है ना स्कीम के हिसाब से होता है, ऐसा नहीं कि आज कंपनी बोले शेयर होल्डर तेरे को असेट लेने का या नहीं लेने का, नहीं। ऐसा हो सकता है कि देयर वाज अ मीटिंग जहां पे ये रिजोल्यूशन पास किया गया, कुछ शेयर होल्डर बोले हम लोग डिसेंटिंग शेयर होल्डर है,
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड डिसेंटिंग शेयर होल्डर? नॉट पार्टिसिपेटिंग शेयर होल्डर। हमें ये स्कीम अप्रूव नहीं है, हम पैसा लेके निकल जाएंगे, हम ये असेट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। रिडक्शन के लिए मीटिंग हुई, कुछ शेयर होल्डर बोला हमें मंजूर है, हम रिडक्शन का पैसा एक्सेप्ट करेंगे। कुछ शेयर होल्डर ने बोला हमें मंजूर नहीं है, हम आज के आज निकल जाते हैं कंपनी में से, हमें हमारा हिसाब दे दो। डिसेंटिंग शेयर होल्डर। अगर आप डिसेंटिंग शेयर होल्डर को कोई पैसे देते हो उसके शेयर्स के बदले में, तो ये डीम्ड डिविडेंड नहीं होगा, वो कहां पे टैक्सेबल होगा? कैपिटल गेन में। तो दैट इज व्हाट क्लैरिफाइड इन 222C 222D। इफ कैश इज गिवन टू नॉन पार्टिसिपेटिंग शेयर होल्डर, जो स्कीम में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दे विल नॉट गेट रिजर्व एंड सरप्लस इन द स्कीम, देन इट इज नॉट अ डीम्ड डिविडेंड बट इट विल बी टैक्सेबल अंडर कैपिटल गेन। यहाँ पे नॉन पार्टिसिपेटिंग शेयर होल्डर पे एरो करके लिखो डिसेंटिंग शेयर होल्डर। ये वर्ड बहुत कॉमन है कंपनीज एक्ट में। डिसेंटिंग शेयर होल्डर जो ये स्कीम से बाहर निकलना चाहते हैं। Even if bonus share given in other previous year, then too it will be added, yes. कंपनी शुरू हुई वहां से लेकर आज तक जितने बोनस शेयर टोटल बैलेंस शीट में बोल रहे हैं वो सब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में ऐड कर देने का, तो उसमें कोई लिमिट ही नहीं है, कितने ही साल पहले के हैं वो सब यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, 222A से 222D लिस्टेड कंपनी को एप्लीकेबल कि अनलिस्टेड? सारी कंपनी, चाहे लिस्टेड कंपनी हो चाहे अनलिस्टेड। 222E तब आता है जब अनलिस्टेड कंपनी है। अच्छा 222A से 222D कौन से शेयर होल्डर के लिए? जिसका शेयर परसेंटेज कंपनी में 5%, 10% या 20%, कोई भी, इवन 0.1% है तो भी। जबकि 222E एक ऐसा सेक्शन है जो तब आएगा जब शेयर होल्डर के पास एटलीस्ट 10% है। क्यों? पहले 4 सेक्शन और 222E अलग है। 222E एक स्पेशल प्रोविजन है जो स्पेशल केस में आता है। 222A से लेकर डी एक कॉमन सेक्शन है। 222A से डी लिस्टेड अनलिस्टेड दोनों के लिए, 222E सिर्फ अनलिस्टेड के लिए। 222A से डी किसी भी शेयर होल्डर के लिए। 222E किसके लिए? जिसके पास मिनिमम कितना शेयर होल्डिंग है? 10%। 222E अभी नहीं करवाने वाला, वो तो डेफिनेटली हम लोग कल देखने वाले हैं, पर इंपॉर्टेंट है आगे के प्रोविजंस के लिए भी। हाउएवर 222A क्या बोलता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट बाय कंपनी टू शेयर होल्डर विदाउट लिक्विडेशन। लिक्विडेशन है तो 222C। 222B दो चीजों को कवर करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिबेंचर विथ और विदाउट इंटरेस्ट टू शेयर होल्डर, एंड दूसरा बोनस टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। 222B क्या बोलता है? रिडक्शन ऑफ द शेयर कैपिटल। ये चारों चीजें मैक्सिमम कितनी टैक्सेबल होगी? अप टू अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। व्हाट इज अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट? रिजर्व एंड सरप्लस प्लस बोनस शेयर्स। अच्छा बोनस शेयर ऐसा क्लियरली नहीं लिखा है, बोला है कैपिटलाइज्ड और नॉट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटलाइज रिजर्व एंड सरप्लस? बोनस शेयर। इसलिए मैंने सीधा आपको लिखा दिया बोनस शेयर। अच्छा जहां पे भी डिबेंचर फ्री में मिलता है तब डिविडेंड के तौर पर टैक्सेबल होता है, वही फ्यूचर के लिए क्या बन जाएगा? कॉस्ट। सिमिलर इज द केस विद बोनस टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑल्सो। इक्विटी शेयर होल्डर को जब बोनस मिलता है तो आज के आज टैक्सेबल होता नहीं है, तो उसे कब टैक्सेबल होगा? फ्यूचर के कैपिटल गेन कैलकुलेट करते वक्त। अच्छा इफ डिबेंचर फेस वैल्यू 100 रुपए का, मार्केट वैल्यू 90 रुपीज, issued for 80 rupees, difference between market value and issued price। अभी देखो इसका क्लियर कट आंसर एक्ट के प्रोविजंस में नहीं है, अगर आपको अप्लाई करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। लेट्स अज्यूम एक एग्जांपल से समझते, एक कंपनी है जिसने अपने शेयर होल्डर को डिबेंचर दिए। शेयर होल्डर को डिबेंचर जो दिए फेस वैल्यू लेट्स से 1 करोड़ का, मार्केट वैल्यू जो है वो 90 लाख रुपीस की है, पर इश्यू प्राइस दी है सिर्फ 80 लाख रुपीस पे, और फ्यूचर में वो रिडीम होने वाला है 110 करोड़ पे, दैट इज 1.10 करोड़। चलो बोलो यहाँ पे सबसे पहले तो जब डिबेंचर थोड़े सस्ते में हमने शेयर होल्डर को दिया, डिबेंचर थोड़े सस्ते में हमने शेयर होल्डर को दिया, ये डिम डिविडेंड है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि टोटली फ्री में नहीं दिया, सस्ते में दिया, इट इज नॉट अ डिम डिविडेंड। पर उसको डिस्काउंट भी तो दिया। कितना डिस्काउंट दिया? इश्यू किया 80 लाख में, फेस वैल्यू है 1 करोड़, कितने का डिस्काउंट दिया? 10 लाख। मार्केट वैल्यू से कम में दिया, मार्केट वैल्यू कितने की थी? 90 लाख, इश्यू कितने में किया? 80 लाख, कितने का डिस्काउंट है? 10 लाख। इट इज गिफ्ट इनकम, क्योंकि ये 50,000 से ज्यादा है। आज के आज में शेयर होल्डर को कितने पे टैक्स लग जाएगा? 10 लाख IFRS में अंडर द नेम ऑफ गिफ्ट इनकम। अब वो जब फ्यूचर में ये 1.10 करोड़ पे रिडीम करेगा, व्हाट इज द कॉस्ट? 90 लाख, जो 80 लाख पे किया प्लस जो 10 लाख IFRS में टैक्सेबल हो गया। तो कई बार एओ जो है ना वो इस चीज में जाता ही नहीं है।
एओ ये 10 लाख आईएफओएस में जनरली कोई टैक्स करता ही नहीं है। क्यों? एओ को पता है आज टैक्स नहीं हुआ तो क्या हो गया, फ्यूचर में कैपिटल गेन में तो टैक्स होने ही वाला है, तो क्यों इसमें जाने का। और इसीलिए कई सारी बार रियल लाइफ में हम ये 10 लाख गिफ्ट इनकम में टैक्सेबल नहीं करते हैं जो करना चाहिए। नहीं इसलिए करते क्योंकि फर्क नहीं पड़ता, कभी ना कभी तो टैक्सेबल होने ही वाला है। और कर देना चाहिए क्योंकि ये सही में गिफ्ट इनकम है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? बट माई क्वेश्चन इज, व्हाट इफ फेस वैल्यू 1 करोड़, मार्केट वैल्यू इसकी 90 लाख, इश्यू किया 0 रुपए पे, पूरा 90 लाख जो मार्केट वैल्यू है वो बिन डिविडेंड बिल के कहां पे टैक्सेबल होगा? 222B के अंदर आईएफओएस। और फ्यूचर में हमारा कॉस्ट क्या बनेगा? 90 लाख। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? तो ये थोड़ा प्लस माइनस चीजें याद रखनी थी। 222A से बी एक बार कल पढ़ के आना, कल हम लोग रिज्यूम करेंगे 222E से। सर आप हर लेक्चर 10-15 मिनट जल्दी क्यों छोड़ते हो? मेरी मर्जी नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोग ऑनलाइन बैठते हैं और उन लोगों के बहुत सारे डाउट्स होते हैं जो खत्म होते होते 10-10-10 हो जाती है, जिनको भी आर्टिकलशिप के लिए जाना होता है। आई कैन मेक दम वेट इवन आफ्टर दैट, और इसीलिए 10-15 मिनट हर लेक्चर जल्दी छोड़ता हूँ, इसीलिए 7 बजे स्टार्ट कर देता हूँ। दैट वाज डन। थैंक यू सो मच गाइस, विल सी यू टुमारो, बाय बाय।